नमस्कार दोस्तों। अभी तक आपने लोहारी गांव का नाम तो सुन ही लिया होगा। क्यों ये न्यूज़ में है ये भी आपको पता चल गया होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, जो लखवार ब्यासी डैम प्रोजेक्ट है उसमें जो झील बननी थी, उस झील में जो ये लोहारी गांव है ये डूब चुका है। तो आज हम एक एजुकेशनल पर्पस से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे कि डैम की क्या सिग्निफिकेंस है उत्तराखंड में, और डैम ने किस तरीके से लोगों का जो जीवन है वो परिवर्तन किया है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लीजिए आप यहाँ की लोकेशन क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्यासी डैम है, ये लखवार डैम है और यहाँ पे लोहारी विलेज है। ठीक है, और ये लोहारी जो विलेज है ये यमुना किनारे बसा हुआ है। नाउ अब हम यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि डैम की जो इंपॉर्टेंस है वो क्यों है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो डैम है, इस डैम से किस तरीके से लोगों का जो जीवन है वो परिवर्तित हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए सिग्निफिकेंस देखते हैं। ये चीज़ें आपको इसलिए भी बताई जा रही है क्योंकि आप सभी को पता है जो उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो मेंस होने वाला है उसमें जो इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है वो भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। देखिए जो सबसे पहले जो सिग्निफिकेंस है वो है इरिगेशन। देखिए जब भी कोई डैम बनता है तो आपको पता है कि जो पानी है वो इकट्ठा होता है, उसके बाद इरिगेशन की जो सुविधा है वो आसपास के लोगों को हो जाती है, जिससे कि हम अपनी जो क्रॉप है उसको उगा सकते हैं। इसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हैं वो भी मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा प्रिवेंट फ्लडिंग। फ्लडिंग से क्या होता है, देखिए फ्लडिंग का मतलब क्या होता है, जब पानी एक स्तर से ज़्यादा हो जाता है और वो बहने लग जाता है। बट जब डैम बनते हैं तो डैम क्या कर देता है, अपने में जो वो एक्स्ट्रा पानी है उसको समाहित कर लेता है, जिसके कारण प्रिवेंट हो जाता है, फ्लडिंग भी प्रिवेंट हो जाती है। बट उत्तराखंड में जो ये सीन है ये सीन ही अलग है। ये फ्लडिंग, उत्तराखंड में जो फ्लडिंग है वो डैम की वजह से ही हो रही है। और क्यों हो रही है इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे जब हम ये देखेंगे कि डिसएडवांटेज ऑफ डैम क्या है। तो सबसे पहले हो गया इरिगेशन, उसके बाद हमने देख दिया प्रिवेंट फ्लडिंग। उसके बाद देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हमें मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जो फ्रेश वाटर होता है वो भी हमें मिल जाता है। इसके अलावा होता है रिक्रिएशनल एक्टिविटी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है टिहरी डैम की ये पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि बोटिंग हो गया। ठीक है, और साथ साथ में क्या होता है कि जो डैम है, डैम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। जो आसपास के जो लोग हैं वो डैम कंस्ट्रक्शन में भाग लेते हैं, उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है। साथ साथ में जो ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है कि जो इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी होती है, जिसकी वजह से वहाँ की टूरिज़्म भी इंक्रीज होता है और टूरिज़्म के साथ साथ जो वहाँ के लोकल लोग रहते हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है। तो ये सारी सिग्निफिकेंस है डैम की। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी आप सभी को पता है कि डैम से मिलती है, और उत्तराखंड को पावर हाउस ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो किस कारण होती है, हाइड्रोलॉजिकल की तरह, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती है। बट उत्तराखंड में मेनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो सिग्निफिकेंस है वो क्या क्या है। नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डैम्स एंड डिस्ट्रक्शन। क्या क्या मतलब जो डैम्स हैं उनकी वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यही आज हमारा मुद्दा है। क्योंकि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से जो लोहारी गांव के जो लोग हैं वो वहाँ से डिस्प्लेस हो गए। उनकी जो फीलिंग है, जो उनके इमोशन है, पेन्स है, वो आप सभी ने उस वीडियो में देखा है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमें इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए कि उत्तराखंड में डैम्स को किस हद तक बनाया जाए। ठीक है, और कौन कौन सी इकोलॉजिकल चीज़ों को हम ध्यान रखें सो डैट हम डैम जब बनाए तो उसका असेसमेंट हो सके। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई डैम बनता है तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। एक्वेटिक लाइफ मतलब जो मछलियाँ हो गई, ठीक है, मछलियों के अलावा जो जितने भी इम्पोर्टेंट जो जानवर होते हैं जो कि नदियों में रहते हैं, उन सभी की जो लाइफ होती है वो भी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। उसके अलावा जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में उगते हैं, उनकी जो लाइफ है, जो उनका जो इकोसिस्टम है वो भी क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हजार्डस इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए हजार्डस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है। आप सभी ने अभी हाल ही में पहले तपोवन के बारे में सुना होगा, जब तपोवन में फ्लड आ गया था ऋषि गंगा नदी के किनारे चमोली में।
ठीक है, आप सभी ने इस चीज़ के बारे में सुना होगा, चमोली के बारे में। तो वहाँ पे क्या हुआ था, हजारडस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था। अब किस तरीके से हजारडस इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ था, यहाँ पे मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूँ कि चोपड़ा कमेटी, देखिए चोपड़ा कमेटी बनाई गई थी। तो चोपड़ा कमेटी ने एक सजेशन दिया था। चोपड़ा कमेटी ने देखिए क्या बोला था, चोपड़ा कमेटी ने बोला था कि अगर आप 200 से 2200 से लेकर 2500 से ऊपर, सी लेवल से ऊपर अगर कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो डिस्ट्रक्शन करेगा ही करेगा। ठीक है, इसके अलावा जब हम इस तरीके से अपनी इकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करते हैं, वहाँ पे जब ब्लास्टिंग करते हैं, ट्री फेलिंग करते हैं, टनल्स बनाते हैं, बड़े बड़े टनल्स बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती है डिस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, और जिस वजह से आप सभी को पता है कि ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ था। आप सभी को पता है कि उस टाइम पे ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ था, और ग्लेशियर जब मेल्ट हुआ था, और ग्लेशियर के मेल्ट होने के साथ साथ क्या हो गया था कि फ्लैश फ्लड आ गई थी, और जिस वजह से बहुत लोगों की जान भी गई। तो आप सब समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे हजारडस इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मैं बता दूँ, जो रिजर्वायर्स बनते हैं डैम्स के पीछे, वहाँ पे क्या होती, क्योंकि ये इतने बड़े 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 रिजर्वायर बनते हैं जिसकी वजह से नीचे का जो लिथोस्फीयर होता है, वहाँ की जो प्लेट है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिस्मिसिटी आ जाती है। सिस्मिसिटी का मतलब ये है कि वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाते हैं, फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में वर्धा एंड कोयना रिजर्वायर है, तो कोयना और वर्धा रिजर्वायर है, तो उसकी वजह से वहाँ पे फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक आने लग गए हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। आज का जो मुद्दा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, डैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपुल। आपने वो वीडियो जब देखी होगी तो आपने देखा होगा किस तरीके से वो लोग पेन फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग को आपने वहाँ पे देखा होगा। जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, आप उतने टाइम से जिस जगह पे रहते हैं, जब वहाँ से आपको हटाया जाता है तो किस तरीके से आप फील कर सकते हैं, वो आपको तब पता चलेगा जब आप उनके दर्द को महसूस कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस का इमिशन। अब ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कैसे होता है, देखिए जब इस डैम के पीछे जो ये पानी होता है, तो पानी किसी टाइम इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठे होने की वजह से वहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह उग जाते हैं, एल्गी वगैरह उग जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करते हैं। जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्रीन हाउस भी क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। इसके अलावा डैम ब्लॉक रिवर्स, देखिए रिवर्स को तो ब्लॉक करते ही हैं डैम, उसके कारण क्या होता है, जो रिवर होती है, रिवर्स का जो नेचुरल फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो नेचुरल फ्लो जब किसी रिवर का रुक जाएगा तो आपको पता है कि वो क्या करेगी, लेटरल बढ़ेगी। ठीक है, लेटरली मतलब जैसे कि जो हमारी रिवर होती है वो लेटरल बढ़ती है, मतलब किनारों से वो बढ़ती है, किनारों से वो क्या करती है, फिर डिस्ट्रक्शन करने लग जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन है वो इम्पेटस हो जाता है। तो ये समझ गए आप कि किस तरीके से अलग अलग डैम जो है वो डिस्ट्रक्शन करता है, और किस तरीके से चीज़ों को अब हमें सही करना है उस चीज़ के बारे में भी हम समझते हैं। देखिए जो ये चोपड़ा कमेटी है, आप इस चोपड़ा कमेटी को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इसको अपनी आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चोपड़ा कमेटी ने क्या क्या कहा था इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए चोपड़ा कमेटी जो बनी थी वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर बनी थी 2013 में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये तब बनी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया था। सुओ मोटो एक्शन का मतलब होता है खुद से ही एक्शन लिया था। तो वहाँ पे जो चोपड़ा कमेटी ने बोला था कि अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अगर 2200 से 2500 मीटर एबव सी लेवल बनाओगे तो वहाँ पे डिजास्टर आने की जो संभावना होगी वो ज़्यादा होगी। और आप सभी को पता है कि जो तपोवन में जो फ्लैश फ्लड आया था वो भी इसी के कारण आया था, क्योंकि वहाँ की जो इकोलॉजी थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, और जिसके कारण जो ग्लेशियर था वो मेल्ट हो चुका था। तो अब आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे, और साथ साथ में चोपड़ा कमेटी को मेंशन जरूर करिएगा जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। नाउ यहाँ पे देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, किस तरीके से हम इन चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मेन चीज़ क्या है डैम बनाने का, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, बट अब हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो प्रेफरेंस है उसको अल्टर कर देना चाहिए। अल्टर मतलब बदल देना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए सोलर प्रोजेक्ट पे, विंड प्रोजेक्ट पे, सो डेट हम सोलर और विंड प्रोजेक्ट से क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। और जो सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स हैं ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है,
साथ साथ में अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये क्लीन एनर्जी फ्यूल्स हैं, ठीक है, क्लीन एनर्जी फ्यूल्स हैं, ठीक है, और रिन्यूएबल सोर्स है, तो अब हमें इन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं, टाइमली इंस्पेक्शन ऑफ डैम। देखिए क्या होता है कि जब एक बार डैम बन जाता है तो उसके बाद उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है बार बार। हम ये नहीं देखते हैं कि जो डैम है, डैम में क्या लीकेजेस हो रहे हैं, डैम में किस तरीके से आने वाले टाइम में जो कंस्ट्रक्शन है वो फेलियर, आने वाला जो सॉरी जो डैम में कंस्ट्रक्शन है उसमें कोई फेल्यूर फेल्यूर तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हम देखते नहीं। एक बार बना दिया बस, उससे हम ये देखते हैं कि बेनिफिट देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा, जो कंपनियां होती है वो बस यही देखती है कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, सो डैट वो उसे बेचे और उसका फ़ायदा उठा पाए, पर इंस्पेक्शन होता ही नहीं है। बहुत सारे डैम ऐसे हैं जो 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका है जिनको, और आप सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ओल्ड डैम है उन ओल्ड डैम की वजह से क्या हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन तो खराब होगा ही होगा, साथ में फ्लडिंग की जो संभावना है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जो मुल्ला पेरियार डैम है जो केरला में है, ठीक है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम है, वो 125 साल का हो चुका है। वो 125 साल का हो गया, मतलब इतना पुराना डैम है वो। उसके बाद उसको डिकमीशन नहीं किया जाता है। डिकमीशन यानी कि उसको वहाँ से, वो जो डैम है उसको अब ऑपरेशनलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो पुराने डैम है, पुराने डैम की वजह से क्या होता है, कभी कभी उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लडिंग आ जाती है। इसके अलावा जल स्तर, क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कभी बारिश ज़्यादा होती है तो बारिश ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि जो डैम का जल स्तर है वो बढ़ जाता है, और फ्लड गेट जब खोले जाते हैं तो उस वजह से और ज़्यादा फ्लडिंग बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, टाइमली इंस्पेक्शन करना चाहिए। देखिए मैं जो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उन एग्जाम्पल को भी आप अपने आंसर राइटिंग में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए इसके अलावा एक और चीज़ है, जो वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स है, उन्होंने 7 स्टेप्स दिए थे हमें, 7 स्टेप्स दिए थे, और उन 7 स्टेप्स पे हमें काम करने की ज़रूरत थी। बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब डिस्प्लेसमेंट होता है, देखिए हम यहाँ पे बात कर, मेनली जो हमारा फोकस है कि जब डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का तो उन पे क्या क्या गुजरती है। तो देखिए क्या होता है जब डिस्प्लेसमेंट होता है, जब डैम की वजह से, तो उन पे क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो वो जो उनकी लीगेसी होती है वो छूट जाती है। देखिए लीगेसी का मतलब क्या हुआ, जिस जगह वो रह रहे थे, उनकी जो पुरखों की ज़मीन थी, ठीक है, जिस जगह से वो इमोशनली अटैचमेंट थे, जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया है, वो जो सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। वो अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को वो चीज़ बता नहीं पाते हैं, ठीक है, तो वो जो लीगेसी है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इमोशनली अटैचमेंट, देखिए हम जिस भी जगह पे रहते हैं हम उससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं, हम वहाँ का इन्वायरमेंट को जानते हैं, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, हम इमोशनली अटैचमेंट रहते हैं, और इसलिए हमें अगर नई जगह पे भी भेज दिया जाए, अगर हमारा रिहेबिलिटेशन भी कर दिया जाए, हम वहाँ पे एकोमोडेट अच्छे से नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर उनको रिहेबिलिटेट भी किया जा रहा है तो उनको जो कंपेंसेशन है गवर्नमेंट के द्वारा, वो फेयर कंपेंसेशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने कुछ तो अच्छे से कंपनसेशन ले पाते हैं, बट कुछ ऐसे लोग जो अपने कागज़ वगैरह इकट्ठे नहीं कर पाते हैं, उनको भी कंपनसेशन अच्छे से नहीं मिल पाता है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में, आप सभी को पता है, रिलीजियसली वी आर वेरी अटैच विद द एनी प्लेस। तो हम लोगों की कुल देवता भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग देवताज होते हैं, उनके एक प्लेस होता है, वो चीज़ भी छूट जाती है। तो रिलीजियसली कल्चरली हम उस चीज़ से दूर हो जाते हैं, तो हमारा रिलीजन और कल्चर का भी क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि एक फेयर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच में। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इन्वायरमेंट में और डेवलपमेंट में एक फेयर क्या हो, फेयर एक हम बैलेंस बना पाएँ। साथ साथ में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम डैम को बनाते हैं तो एक इन्वायरमेंट इम्पैक्टमेंट असेसमेंट होना चाहिए, और वो जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए वो तभी जाके स्वीकृत होना चाहिए जब वहाँ के लोग उस पर राजी हों। वहाँ के लोगों के सजेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अब मैं बताता हूँ आपको कि जो वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम है उसने क्या क्या स्टेप्स अपने दिए हैं। गेनिंग वाइड पब्लिक एक्सेप्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी डैम, जैसे कि ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी कंस्ट्रक्शन हो तो पब्लिक की एक्सेप्टेंस
होनी चाहिए, लोगों की रजामंदी होनी चाहिए। एक्सप्लोरेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स टू डैम्स, तो इस बात पे हम बात कर चुके हैं कि डैम्स के अल्टरनेटिव जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पे हमें काम करना चाहिए। ऑप्टिमल यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए हमें उतने ही बड़े डैम्स बनाने चाहिए जितने की रिक्वायर्ड है। ऐसे नहीं कि ऐसी जगह पे जहाँ पे इकोलॉजी बहुत सेंसिटिव हो वहाँ पे हम बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट करेंगे तो वहाँ की जो इकोलॉजी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम, ये चीज़ तो हमें करनी ही है कि इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है। रिकॉग्नाइज इंटाइटलमेंट ऑफ द इफेक्टिव पीपल, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको इंटाइटलमेंट भी मिलना चाहिए। कॉम्प्लाइंस विद द एप्लीकेबल रेगुलेशन, तो देखिए जो डैम बनाने में जितनी भी एप्लीकेबल कंप्लाइंसेस है उनको अच्छे से रेगुलेट करना चाहिए। इसके अलावा रीजनल कॉपरेशन ऑन ट्रांस बाउंड्री रिवर, तो रीजनल कॉपरेशन होना चाहिए। सपोज एक स्टेट ये है एक स्टेट ये है, वो दो एक रिवर दोनों स्टेट में बहती है तो दोनों के बीच में एक रीजनल कॉपरेशन होना चाहिए। तो ये जो सारे पॉइंट है ये भी आप अपने आंसर राइटिंग में डिस्कस कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो आई होप मैं आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से बता पाया हूँगा, जो डैम्स हैं डैम्स की क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरीके से ये डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो डैम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है डैम की वजह से कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उत्तराखंड में झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो आई होप जितनी सारी चीज़ें हैं मैं आपको बता पाया हूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।